हेलो स्टूडेंट्स, वेदा करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने आपका बोहर मॉडल क्या होता है उसके बारे में हमने स्टडी की थी। तो बोहर मॉडल में हमने ये देखा था कि उन्होंने मैक्स प्लांक साहब के जो क्वांटम सिद्धांत था और जो रदरफोर्ड साहब का जो सिद्धांत था, उन दोनों सिद्धांत को आधार बनाकर एक जो सिद्धांत दिया गया उसे बोहर का परमाणु मॉडल कहा गया। उसके अलावा हमने क्या देखा था, तो उसमें हमने बोहर रेडियस कैसे निकाली जाती है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण कर कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कैसे प्रवेश करता है, या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो हायर ऊर्जा स्तर या फिर आपका जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कैसे इलेक्ट्रॉन जाता है, उसके बारे में हमने स्टडी की थी। और उसके अलावा बोहर रेडियस हमने देख लिया, फिर बोरबरी का एक रूल देखा था। उसके अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि 2n² एक जो फार्मूला था, उस फार्मूले में n की वैल्यू पुट कर हम क्या निकाल सकते हैं कि किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके अलावा हमने कक्षा क्या होती है, उपकोष क्या होता है, ठीक है। तो इन बातों की हमने स्टडी की थी। जब हम नेक्स्ट आज के लेक्चर की बात करें तो हम यहाँ पर जो परमाणु की संरचना का एक टॉपिक क्वांटम नंबर्स, क्वांटम संख्या क्या होती है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि क्वांटम संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और उन्हें किन सिंबल्स से या किन प्रतीक से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वांटम संख्या। जब हम क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो परमाणु के जो कक्षकों के आकार, आकृति और अभिविन्यास की जानकारी देते हैं। ये आकार, आकृति और अभिविन्यास की परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में गतिशील जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, गतिशील हैं, उनकी जानकारी क्या देते हैं, क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स देती हैं। अब नेक्स्ट आता है कि क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो क्वांटम संख्याएं जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती है। अब हम देखते हैं वन बाय वन, एक के बाद एक कौन कौन सी क्वांटम संख्याएं होती है। तो एक नाम आता है मुख्य क्वांटम संख्या। क्या नाम आया, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है। तो यह क्वांटम संख्या जो होती है इलेक्ट्रॉन के नाभिक से दूरी, ऊर्जा और परमाणु के आकार, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से कितनी दूरी है उसकी ऊर्जा और परमाणु के आकार को दर्शाता है या बताता है। अब इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, तो इसे n से प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी, इसकी वैल्यू या जो इसका मान होता है उसका मान भी क्या होता है, बढ़ता है। अब यहाँ पर जो n के मान होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से होते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर या फिर जो मुख्य क्वांटम संख्या है उसमें हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी और ऊर्जा या फिर परमाणु के आकार को दर्शाता है, n से प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। और n के जो मान होते हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से n के मान होते हैं। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो जो दूसरी क्वांटम संख्या होती है वो होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। अब यहाँ पर जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होती है इसे कोणीय संवेग के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला, कोणीय संवेग या द्वितीय क्वांटम संख्या भी कहते हैं। तो ये क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देती है, तो उपकोष के बारे में जानकारी देती है। इसे L से प्रदर्शित किया जाता है, L, और इसके जो वैल्यू है, इसके जो मान होते हैं वो 0 से लेकर L तक होते हैं। तो हमने क्या देखा कि कोणीय संवेग भी कहा इसे, या फिर द्वितीय क्वांटम संख्या, और किसकी जानकारी देती है, तो उपकोष की जानकारी देती है। इसे L से प्रदर्शित किया जाता है और इसके जो मान हैं वो कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर L तक होते हैं। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं
तो यहाँ L की वैल्यू होती है n-1। अब ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि L इज इक्वल टू जो होता है वो n-1। जब हम L की वैल्यू निकालेंगे, जब हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है कि मुख्य क्वांटम संख्या आपको अगर n की वैल्यू दे रखी हो कि 1, अगर n की वैल्यू आपको 1 दे रखी है तो आप L की वैल्यू निकालोगे 0। कैसे? तो हमने फॉर्मूला देखा कि L इज इक्वल टू क्या, n-1। अब यहाँ n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 माइनस 1 कितना, 0। तो L की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब 0 आई तो यहाँ पर उप ऊर्जा स्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि L की वैल्यू जो 0 होती है वो किसके लिए होती है, S कक्षक के लिए। अभी हम बाद में देखेंगे कि S जो कक्षक होता है उसके लिए L की वैल्यू 0 होती है। जब हम N की वैल्यू 2, तो उस केस में L की वैल्यू क्या होगी, L इज इक्वल टू n-1। अब जब n की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो अब 0 और 1 क्या हुई, L की वैल्यू, n की वैल्यू 2 थी तो L की वैल्यू 0 और 1। जब n की वैल्यू 3, तो उस केस में क्या, उस केस में L इज इक्वल टू n-1। ठीक है, 3 माइनस 1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ, 2 हुआ। तो L के जो मान होंगे वो 0 से 2 तक होंगे, 0 से 2 तक होंगे, तो 0, 1 और 2। ठीक है, जब n की वैल्यू कितनी, 4 होगी, तो उस केस में L की वैल्यू कहाँ तक होगी, 3 तक होगी। तो कहाँ से, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, कैसे निकला, तो L इज इक्वल टू n-1। अब n की वैल्यू कितनी, 4 है, तो उस केस में 4 माइनस 1 कितना हुआ, 3। ठीक है, तो 0, 1, 2, 3। तो हमने यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या से L की वैल्यू निकाली कि L के मान जो होंगे कहाँ तक होंगे, कितने होंगे। तो हमने यहाँ पर जो L के मान है वो कैलकुलेट किए, उसको किस तरीके से निकाला जाता है। जब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या अगर n की वैल्यू 1 है, ठीक है, तो कक्षक का प्रकार। अब कक्षक का प्रकार कैसे, L की वैल्यू वहाँ हमने कितनी निकाली, 0 निकाली, तो 0 जब L की वैल्यू हो तो कक्षक कौन सा होता है, तो कक्षक S कक्षक होता है। और S कक्षक की आकृति कैसी होती है, तो S कक्षक जो होता है आपका गोलाकार होता है, कुछ इस तरीके से गोलाकार होता है। ठीक है, जब n की वैल्यू 2, तो L की वैल्यू हमने क्या निकाली, 0 और 1। अब 0 अगर होगी तो उस केस में हम जान चुके हैं, देख चुके हैं कि S कक्षक होता है, और S कक्षक कैसा होता है, तो गोलाकार होता है। अब 1 होगी, किसकी वैल्यू, L की वैल्यू अगर 1 है, तो उस केस में इसका जो आकृति है कक्षक की वो कैसी होती है, डंबल के आकार की होती है, डंबल आकार। अब डंबल आकार जो आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, डंबल के आकार की। और P कक्षक में भी आपके क्या होती है, 3 एक्सिस होती है, एक Px, Py और Pz। जब n की वैल्यू 3 होगी तो कक्षक कौन सा, S कक्षक, P कक्षक और D कक्षक। यहाँ पर L की वैल्यू यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। ठीक है, n की वैल्यू कितनी, 3 होगी, तो L के मान कहाँ तक होंगे, 0 से लेकर कहाँ तक होंगे, 0 से आपके 2 तक। तो 0, 1 और 2 ये आपके L की वैल्यू। जब 0 होगी तो S कक्षक, 1 होगी तो P कक्षक, और 2 अगर L की वैल्यू होगी तो D कक्षक। अब S कक्षक आप जान चुके हो, देख चुके हो कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, जब हम P कक्षक की बात करते हैं तो ये भी आप देख चुके हो कि P कक्षक कैसा होता है, तो डंबल के आकार का होता है, डंबलाकार होता है। जब D कक्षक की बात करते हैं तो जो D कक्षक होता है वो डबल डंबलाकार होता है।
यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कि आपकी जो पी कक्षक होगा उसकी आकृति कैसी होती है। तो पी कक्षक कैसा होता है, डंबलाकार होता है। डी कक्षक अगर की बात करें तो कैसा, किस तरीके की आकृति, तो डबल डंबलाकार की। ठीक है। जब हम नेक्स्ट n की वैल्यू अगर 4, n की वैल्यू 4, तो l की वैल्यू कहाँ तक होगी, 3 तक। अब 3 तक कैसे, 0 होगी तो s कक्षक, 1 होगी l की वैल्यू तो p कक्षक, जब 2 होगी तो d कक्षक, और जब 3 होगी तो f कक्षक। तो s p d आप ये 3 देख चुके हो कि s कक्षक जो होता है वो गोलाकार, p कक्षक होता है डंबल के आकार का, और जो d कक्षक होता है वो डबल डंबलाकार, और जो f कक्षक होता है वो अनिश्चित होती है, उसकी आकृति अनिश्चित है। ठीक है। जब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, तो ये अभिविन्यास की जानकारी देती है, उसको दर्शाती है। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है, और m की वैल्यू या जो चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो l पर निर्भर करती है। अब यहाँ पर m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2l + 1, इससे आप m की वैल्यू निकालोगे। m के वैल्यू या जो m के मान होते हैं वो -l से +l तक होते हैं, -l से +l तक। जैसे l की वैल्यू हमने देखा कि l की वैल्यू पर इसकी वैल्यू डिपेंड है, या उसकी वैल्यू m की वैल्यू जो है वो l की वैल्यू पर निर्भर है। अब यहाँ पर द्विगंशी क्वांटम संख्या की जब बात कर रहे हैं उसमें आता है l, उसे l से प्रदर्शित किया जाता है, और l की वैल्यू अगर 0 है तो s कक्षक होता है। आप जान चुके हो, देख चुके हो, जब l की वैल्यू 0 तो m के मान या m की वैल्यू निकालेंगे तो 2l + 1 फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, m की वैल्यू। अब m के मान 1 कैसे आया, तो 2 × 0, 0 क्यों, क्योंकि l की वैल्यू क्या है, 0 है, +1, तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 आई m की वैल्यू, और इसके मान -l से +l तक होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 1 है तो आपकी क्या आया वैल्यू, 1 आई। जब हम l की वैल्यू 1 रखते हैं तो l की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, तो आप सब जानते हो कि p कक्षक जो होता है उसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब m की वैल्यू हम जब यहाँ निकालेंगे 2l + 1 फार्मूले के द्वारा, तो 2 × 1, 1 क्यों रखा यहाँ पर, 2 × l, l की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 × 1 + 1, 2 × 1 2 + 1 कितना हुआ, 3। तो हमारी m की वे जो वैल्यू निकली क्या, 3 निकली। अब इसकी जो वैल्यू या मान -l से +l तक, तो 3 होगी, तो -1 0 और 1 कितने, ठीक है। जब l की वैल्यू 2, अब l की वैल्यू 2 होती है तो आपका यहाँ पर m की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो m की वैल्यू जो होगी 2 × 2 + 1 = कितना निकला आपका, 5। तो 5 निकलने के बाद यहाँ पर आपके -l से +l तक इसकी वैल्यू या मान होते हैं, तो -2 -1 0 +1 और +2। जब हम l की वैल्यू 3 रखते हैं तो f कक्षक, l की वैल्यू 3 जो होती है वो किसके लिए होती है, f कक्षक के लिए होती है, f ऑर्बिटल के लिए होती है। तो यहाँ पर m के मान, अब m के मान कैसे निकलेंगे, तो 2 × 3 + 1, तो यहाँ से कैसे 7 आया। ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू है -l से कहाँ तक, +l तक, तो -l से +l तक 7 वैल्यूज कैसे, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो यहाँ से हमने l की वैल्यू से हमने m की वैल्यू कैसे निकलेगी, उसके मान -l से + तक किस तरीके से होंगे, यह हमने चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है इसमें हमने देखा। ठीक है। जब हम नेक्स्ट क्वांटम संख्या की बात करते हैं तो चक्र क्वांटम संख्या आता है,
अब चक्र क्वांटम संख्या जो होता है, नाम से स्पष्ट होता है कि चक्र की बात करता है, तो कहीं ना कहीं रोटेशन की कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चक्र को दर्शाता है। ठीक है, इसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? एस से। अब यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर इलेक्ट्रॉन वृत्त की घड़ी के कांटे की दिशा में घूर्णन कर रहा है, कैसे घूर्णन कर रहा है? वृत्त की जो है घड़ी के कांटे की दिशा में अगर घूर्णन कर रहा है, तो जो एस की वैल्यू होती है प्लस होगी, जिसे ये एरो से दर्शाया गया है, अपवर्ड वाला। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो कि अगर रोटेशन कैसा हो, घड़ी की दिशा में हो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? एस की वैल्यू +1/2। जब इलेक्ट्रॉन वर्मा वृत्त या घड़ी के कांटे की विपरीत दिशा में, यहाँ पर क्लॉकवाइज, तब वैल्यू क्या थी? एस की वैल्यू +1/2 थी। और कैसे इसे डिनोट किया? तो अपवर्ड डायरेक्शन का जो एरो है उससे दर्शाया। जब इलेक्ट्रॉन वर्मा वृत्त या घड़ी के कांटे के विपरीत दिशा में अगर घूर्णन करता है, तो इस केस में एस की वैल्यू -1/2, और -1/2 होने के कारण यहाँ हम इसे डाउनवर्ड वाला जो एरो है उससे दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एस की वैल्यू +1/2 कब होगी या एस की वैल्यू -1/2 कब होगी? तो यहाँ पर अगर घड़ी की दिशा में क्या है? रोटेशन है, तो क्या होगा? +1/2। और इसे किससे डिनोट किया? तो अपवर्ड एरो से। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा क्या घूर्णन, तो उस केस में क्या होगी? एस की वैल्यू क्या? -1/2। और जो डाउनवर्ड जो एरो होता है उससे उसे डिनोट किया जाता है, उसे प्रदर्शित किया जाता है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के भरने के नियम, कक्षकों में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है, फुलफिल किया जाता है। तो यहाँ पर एक नाम आता है विद्वान का, अब्बो। इन विद्वान ने एक नियम दिया, इस नियम के अकॉर्डिंग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है। अब इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरते हैं। पहले कहाँ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पहले कम जो ऊर्जा होगी उस कक्षक में भरते हैं, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में प्रवेश करते हैं। इनका ये कहना था कि अगर कम ऊर्जा है परमाणु के में, इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा, जिस कक्षक की ऊर्जा कम है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होगा, उसके बाद जिसकी हाई ऊर्जा है या जिसकी उच्च ऊर्जा है उस कक्षक में बाद में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर जो क्रम है कि ऊर्जाओं का क्रम, अब यहाँ पर जो एस कक्षक है उसकी ऊर्जा सबसे कम, तो पहले एस में गया, फिर पी कक्षक में, फिर डी में, फिर एफ में। अब यहाँ पर जो 2 है कि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2। पी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 आ सकते हैं, डी में 10 और एफ में कितने, 14 या 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अब्बो का नियम देखा कि उस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कहाँ फील होगा, तो सबसे पहले कम ऊर्जा, जिसकी कम ऊर्जा है, जिस कक्षक की निम्न ऊर्जा है उस कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर एस जो है ऑर्बिटल या जो एस कक्षक है उसकी ऊर्जा कम होती है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उससे ज़्यादा ऊर्जा किसकी, तो उससे ज़्यादा ऊर्जा है आपकी पी कक्षक की। और पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उससे ज़्यादा तो डी कक्षक की है, और डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 10। और जब हम एफ की बात करते हैं तो एफ में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14। ठीक है, और सबसे हायर ऊर्जा
F की है। जब नेक्स्ट बात करते हैं, अब्बो के अनुसार इलेक्ट्रॉन उपकोष में पहले भरेगा, जिसके लिए n प्लस जो L का मान होता है वो कम होगा। n प्लस L की वैल्यू जिसके लिए कम होगी, इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले भरेगा। लेकिन यदि अगर दो उपकोष है, मान लो उसमें n प्लस n का मान क्या हो जाए, समान हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, जिसके लिए n का मान कम होगा उसमें जाएगा पहले इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n प्लस L की वैल्यू अगर समान हो गई, समान होने के केस में इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, जिस उपकोष में n का मान क्या हो, कम हो, उस उपकोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा, या इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फील होगा, भरा जाएगा। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन के जो फीलिंग का क्रम है वो क्रम देखते हैं कि अलग अलग जो कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से भरा जाता है। तो यहाँ पर जैसे n की वैल्यू 1 s ऑर्बिटल के लिए होती है, ठीक है, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, अलग अलग कक्षकों के लिए है ये। जब पहले 1s में गया, उसके बाद किस में जाता है, तो उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर 2s के बाद किस में जाता है, 2p में, ठीक है, फिर 2p के बाद 3s में, फिर 3s के बाद 3p, फिर 3p के बाद 4s, 4s के बाद यहाँ से कुछ इस तरीके से 3d में प्रवेश करता है, फिर उसके बाद 4p में आता है। ऐसा नहीं होता है कि 4s के बाद 4p में चला गया, 4s के बाद 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में। तो इस तरीके से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किस तरीके से फील होते हैं उसका आपको क्रम दिया है। तो अगर जब 1s की बात करें तो यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, यहाँ पर जो स्क्वायर, इसमें इलेक्ट्रॉन्स s में कितने आ सकते हैं, s 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 2s की बात करें यहाँ पर भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर उसके बाद 2s से ज़्यादा ऊर्जा किसकी है, 2s के बाद क्या आता है, 2p। हमने पहले 1s देखा, ये 1s, इसमें मैक्सिमम s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2। जब उसके बाद आंसर आता है कि किस कक्षक में जाएगा, तो 2s में। अब 2s में गया, s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। उसके बाद 2p की ऊर्जा क्या है, 2s के बाद 2p की ऊर्जा, p की ऊर्जा ज़्यादा होती है। फिर 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 6। उसके बाद 3s, 3p, 4s, 3d, ठीक है। इस तरीके से 4p, अब p में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 5s। तो इस तरीके से आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस तरीके से फिल किए जाते हैं, किस तरीके से भरे जाते हैं, उसका आपको एक क्रम दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अब्बो के नियम के अकॉर्डिंग या उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, फिल किया जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं पाउली का अपवर्तन का नियम, ठीक है। अब इस नियम के अकॉर्डिंग क्या, कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या, इन्होंने ऐसा कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं जो होगी वो समान नहीं होगी, ठीक है। अर्थात परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन के अधिकतम 3 क्वांटम संख्याएं तो सेम हो सकती है, लेकिन चौथी जो क्वांटम संख्या, जो 4th क्वांटम संख्या होगी, वो डिफरेंट होगी, अलग होगी। तो हमने ये देखा पाउली के नियम से कि 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या सेम नहीं हो सकती, मतलब 3 सेम हो सकती है और 4th जो होगी उसमें अंतर होगा, डिफरेंस होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन।
अब नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो आप सब जानते हो कि 7 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो 1s², 2s², 2p3 s ऑर्बिटल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए। जब 2s की बात की, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने, तो p में 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर p में अगर मैं इस तरीके से फिल करता कि यहाँ पर 2 भर दिए इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पर, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। जो सही क्रम है क्या है, जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगा उपकोष, जैसे यहाँ पर p ऑर्बिटल में कितने 3 सबसेल हैं, तो 3 उपकोष हैं। अब यहाँ पर तीनों में जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं फिल होगा तब तक अगले जो ऑर्बिटल है पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अब यहाँ 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अब n की वैल्यू कैसे, 2s के लिए इन्होंने बात की, 2s के लिए n की वैल्यू 2, अब n की वैल्यू 2 तो l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 क्यों, क्योंकि s कक्षक, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, और m की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, l पर डिपेंड करती है, तो m की वैल्यू क्या 0, और 0 हुई तो s की वैल्यू +1/2। ठीक है, अब जब हम यहां से आगे की ओर देखते हैं तो हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम आता है। अब इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर बताया था नाइट्रोजन का कि 2p में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस तरीके से भरे जाएंगे, तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए, उसी को बताने के लिए यहाँ पर जो हुंड साहब थे उनका अधिकतम बहुलता का नियम आता है कि इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा या जो युग्मन कब होगी, जब इलेक्ट्रॉन नए इलेक्ट्रॉन के लिए कोई पूर्णतः खाली जगह ना हो, खाली स्पेस ना हो, तब तक पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमने नाइट्रोजन के एग्जाम्पल से देखा था। अब यहाँ पर जैसे बोरॉन है, बोरॉन का कितना एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। यहाँ पर कार्बन है, जब कार्बन के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा 1s², यहाँ पर 1s में 2 ये इलेक्ट्रॉन फिल किए, 2s में 2, ठीक है, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। जब ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। अब 8 होगा तो इसका हम देखते हैं, जैसे 1s की बात करी तो 1s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में ये 2 इलेक्ट्रॉन, और जब p की बात करते हैं तो p में कितने उपकोष 3 होते हैं। अब जब 3 है तो यहाँ पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, 4। अब यहाँ पर आप जो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे किस तरीके से करोगे देखते हैं। देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 हो गए, और 4th जो इलेक्ट्रॉन है अब पेयरिंग हुई। अभी अगर मैं इसको इस तरीके से बना देता कि मुझे 4 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो लास्ट ऑर्बिटल उपकोष जो है सबसेल क्या है, ये खाली है, वैकेंट है। तो वैकेंट है तो उसमें क्या हुआ, जब तक इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होगा, जब तक सिंगल इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में फिल नहीं होगा, भरा नहीं जाएगा, तब तक उसकी पेयरिंग नहीं होगी। तो ये रूल किसका है, तो ये रूल है आपका हुंड साहब का, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ये नियम कहता है, इस नियम के अकॉर्डिंग पेयरिंग जब तक नहीं होगी, जब तक सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होगा सबसेल जो आपका जो उपकोष है, जब तक उपकोष क्या होंगे, सिंगली ऑक्यूपाई नहीं होंगे, तब तक पेयरिंग नहीं हो सकती। तो ये इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया, और ये आपका इस तरीके से आपकी जो पेयरिंग होगी उपकोष में वो सही है।
जब हम नाइट्रोजन की बात करें तो हम नाइट्रोजन के लिए देख चुके हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होंगे ये हम देख चुके हैं। और जब हम फ्लोरीन की बात करते हैं तो फ्लोरीन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। हम इसको देखते हैं कि इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। जैसे यहाँ पर 1s है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। जब 2s की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब p ऑर्बिटल में कितने, 3 उपकोष। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से पेयरिंग किस तरीके से होगी ये हमने यहाँ पर हुंड साहब के नियम से हमने देखा। तो आज की क्लास में हमने क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के क्वांटम नंबर्स होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, द्विकंशी क्वांटम संख्या क्या होती है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है, तो इनके बारे में हमने स्टडी की। और उसके अलावा हमने हुंड साहब का जो नियम होता है वो क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से ऑर्बिटल्स या जो कक्षक में फिलिंग होती है उसके बारे में हमने स्टडी किया, उसके अध्ययन किया। मेरे इस लेक्चर को इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।